वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 23/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 23/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि टेन थीटा बराबर आपका कितना है 5/12, यानी कि टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बटा आधार होता है। तो ये 5 यूनिट आपका क्या है परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, और ये 12 यूनिट आपका क्या है बेस यानी कि आधार है। तो हमें क्या पता करना होगा यहाँ पर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण पता करना होगा। तो कितना हो जाएगा, मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार आपको ट्रिपलेट बता चुका हूँ कि 5 और 12 का ट्रिपलेट क्या बनता है, तो 13 बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हाइपोटेनस कितना हो गया 13। हमसे वैल्यू क्या किसका पूछा जा रहा है, कॉस थीटा प्लस 5 कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाता है 20 बाई हाइपोटेनस होता है। तो 20 आपका कितना है 12, और हाइपोटेनस आपका कितना है 13, तो 12/13 माइनस 5 इंटू आपका क्या हो जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा आपका क्या हो जाते हैं 20 बाई परपेंडिकुलर। तो 20 आपका कितना है 12, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब आपका कितना है 5। फिर नीचे कॉसेक थीटा आपका क्या हो जाता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आपका 13 और परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना है 5 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13/5 माइनस, सॉरी यहाँ पर आपका माइनस नहीं है, ऊपर में आपका प्लस है, यहाँ पर नीचे माइनस है तो माइनस रहने देंगे। कॉस थीटा आपका क्या हो जाता है 20 बाई हाइपोटेनस हो जाता है, 20 यानी कि आधार 12 और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण आपका 13। यहाँ पर से क्या करेंगे हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 5 से 5 चला गया, 12 कॉमन लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 12 कॉमन है 1/13 प्लस 1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 14/13 होगा। कितना होगा 14/13। यहाँ पर से फिर हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम 13×5 60, 169 माइनस कितना हो जाएगा 12×5 60। हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 12 इंटू 14 इंटू ऊपर हो गया 60, नीचे आपका कितना हो जाएगा, नीचे आपका 13 इंटू यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर से आपका ये आपका सही है, ये आपका 13 और ये आपका 13×5 65 होगा। सॉरी एलसीएम आपका यहाँ पर कितना होना चाहिए 13×5 65, तो कितना होगा यहाँ पर 65 होगा, 60 नहीं होगा। ये आपका 65 हो गया। फिर 169 में से 60 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपके बच जाएंगे 109। 13 से 65 को काट देंगे तो 5 बार में ये आपका चला जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12×5 60, 14×6 84 यानी कि 840 बटा आपका कितना आ जाएगा 109, यानी कि हल करने पर ये आपका इतना आंसर आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या दिए गए 279 को 3 बार गुना किया गया है, यानी कि सॉरी 279 ने 289 और 111 को 3 बार गुना किया। उसी तरीके से यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कर ले, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 289 को ए मान ले और 111 को क्या मान ले बी मान ले। तो ऊपर आपका क्या बन रहा है ए इंटू ए यानी कि ए क्यू प्लस आपका क्या है ऊपर में प्लस बी क्यूब बटा नीचे में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका माइनस ए बी है, और ये आपका क्या है बी स्क्वायर है, यानी कि क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपका क्या है बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को तोड़ेंगे तो ये आपका ए प्लस बी इंटू आपका क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। नीचे आपका क्या है, नीचे आपका सेम चीज़ है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपका क्या है बी स्क्वायर है। तो ये सेम सेम होने के कारण क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, यानी कि आपका क्या बच जाएगा सिर्फ ए प्लस बी, यानी कि वैल्यू निकालने के लिए हमें किसका वैल्यू निकालना होगा ए प्लस बी का। तो ए हम लोगों ने किसे माना था 289 को, और बी हम लोगों ने किसे माना था 111 को। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका 400 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए कि जब इतने को
x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2p प्राप्त होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि p का मान क्या होगा, तो हमें ये शेषफल से कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ p का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर क्या हो जाते हैं 0, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, x का वैल्यू कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे और आपका p का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 पर पावर 4 यानी कि 1 ही रहेगा, माइनस x का वैल्यू 1 रखेंगे तो पावर कितना भी हो जाए 1 ही आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस p। उसी तरीके से 2x स्क्वायर है तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2, फिर माइनस 5x है तो माइनस 5 आएगा, प्लस कितना हो जाएगा 8, बराबर आपके कितने हो जाएंगे 0। हल करेंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से माइनस p, फिर आपका माइनस p 8 2 10 1 11, 11 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0, यानी कि p बराबर आपके कितने आ जाएंगे वैल्यू 6। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 250 विद्यार्थी ने एक परीक्षा में भाग लिया, उनमें से 225 जो उत्तीर्ण यानी कि पास हो गए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत कितना है। तो पास स्टूडेंट का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो टोटल कितने लोग पास हुए 225 लोग पास हुए। टोटल कितने में से, तो 250 में से। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1 0 आपका चला गया, 25 से 225 9 बार में चला जाएगा, 9 इंटू 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 90%, यानी कि पास होने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत कितना है तो 90%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू पूछा दिया गया और आपसे क्या पूछा जा रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ पर तो आपका एक फार्मूला भी होता है या फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं। फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट पुट करके भी आप वैल्यू बना सकते हैं, डायरेक्ट ए और बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो फार्मूला आपका ये होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला आपका क्या हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी। ये मैं फार्मूला से आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट अगर आप वैल्यू पुट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 9 का क्यूब 729 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो वैल्यू पुट करके भी आप बना सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ फार्मूला से बता दे रहा हूँ। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू आपका क्या हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 आपका क्या हो जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये आपका प्लस फिर आपका क्या हो जाता है प्लस 3abc होता है, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का ये क्या हो जाता है आपका फार्मूला हो जाता है। तो ये फार्मूला पे वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का तो 9 है लेकिन बी प्लस सी का वैल्यू क्या है -5 -4 यानी कि -9 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 0। तो 0 में कुछ भी गुना कर दे, 0 में कुछ भी गुना कर दे तो कितना ही वैल्यू आएगा 0 ही आएगा, यानी कि इतने तक का वैल्यू कितना आएगा 0। प्लस आपका क्या है 3abc, यानी कि हमें सिर्फ वैल्यू किसका चाहिए 3abc का वैल्यू चाहिए। तो हल करेंगे 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9, बी का वैल्यू कितना है -5 और सी का वैल्यू कितना है -4। हल करेंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 9 5 45, 45 चौका आपका कितना हो जाएगा 45 दूनी 90 दूनी 180, 18 तिया 54, यानी कि 540 आपका क्या आ जाएंगे आंसर आएंगे। माइनस माइनस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में ही आएगा आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये मैंने आपको फार्मूला से बता चुका हूँ, तो अगर आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रविकांत जो है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। तो फिर दिया गया है कि साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा जो है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में रविकांत को 7 घंटे लगे। तो पूछा जा रहा है आपसे कि उसने कितने घंटे साइकिल चलाई, यानी कि साइकिल से उसने जो है कितने समय तक दूरी तय की। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट तरीका होता है बनाने का कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किसका पूछा जा रहा है साइकिल का समय पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि रविकांत, अगर रविकांत जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 7 घंटे जो है पैदल चलता तो कितनी दूरी तय करता। तो दूरी हम लोग पहले निकालने के लिए यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि चाल इंटू समय होता। तो चाल आपका यहाँ पर पैदल का चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा,
समय कितना लग रहा है कुल 7 घंटा, यानी कि अगर टोटल 7 घंटे वो पैदल चलता तो कितना किलोमीटर दूरी तय कर पाता, 21 किलोमीटर। लेकिन असल में उसने कितनी दूरी तय की है, 40 किलोमीटर। यानी कि कितना अधिक तय किया, 21 से अधिक, यानी कि 40 किलोमीटर यहाँ पर दूरी तय की गई है। तो कितना अधिक तय किया गया, तो 19 किलोमीटर दूरी अधिक तय किया गया है। कितने समय में, यानी कि कितने डिफरेंस की चाल से। तो रविकांत के साइकिल का चाल कितना है, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैदल का चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों के चाल यानी कि स्पीड का अंतर कितना है, तो 12.5 माइनस 3 करेंगे तो 9.5 आएगा। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, साइकिल यानी कि बाइसिकल से जितना समय उसने तय किया है दूरी को, उतना वो समय आ जाएगा। तो काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में, यानी कि साइकिल से उसने 2 घंटे तक यात्रा की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 रुपये में 50 की दर से आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि यानी कि लॉस होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 28 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, रुपया को ऊपर लिखेंगे और जितने आम खरीदे गए उसे नीचे लिख देंगे। तो 30 रुपये में कितने की दर से खरीदा गया, तो 50 की दर से खरीदा गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने में अगर आम को बेचता है, यानी कि सॉरी खरीदा नहीं जा रहा, बेचा जा रहा है, यानी कि 30 रुपये में 50 को अगर बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत की हानि होती है, 10% की हानि होती है। यानी कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में 100% होता है। तो 100% वाले सामान को क्या किया गया, 10% के हानि में, यानी कि कितने में बेच दिया गया, 90% में। फिर यहाँ पर 100% के सामान को अब कितने में बेचना चाह रहा है, 20% के लाभ में, यानी कि कितने में बेचना होगा, 120 में। हल करेंगे यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य के हिसाब से आपके यहाँ पर संख्या आ जाएगी आम के बेचने की। तो हल करेंगे यहाँ पर 3 बार में 30 से काटेंगे तो 4 बार में, ये आपका 4 बार में, ये आपके 3 बार में चले जाएंगे। ये आपका 0 चला गया, 3 से 3 चला गया, यानी कि 4 रुपये में कितने बेचने चाहिए, 5 आम बेचने चाहिए अगर उसे 20% का लाभ चाहिए। लेकिन यहाँ पर 28 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए ये पूछा जा रहा है, यानी कि रुपया हमें किसके बराबर करना होगा, 28 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर 4 रुपये तो 28 के बराबर करने के लिए 7 से गुना करेंगे। तो अगर ऊपर से 7 से गुना किया तो नीचे भी 7 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 28/35, यानी कि 28 आम को बेचने के लिए जो है कितने रुपये की ज़रूरत, यानी कि कितने रुपये प्राप्त होंगे, 35 रुपये में बेचा जाएगा। यानी कि सॉरी 35 आम को कितने में बेचा जाएगा, तो 28 रुपये में बेचा जाएगा, यानी कि 28 रुपये में 35 आम बेचे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 घंटे जो है 3 दिन के अनुपात में सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए। तो 6 घंटा ऊपर में 3 दिन, 3 दिन को क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे। तो 3 दिन है, दिन जो है एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। तो 24 से गुना कर देंगे तो 3 दिन का टोटल आवर आ जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि सरलतम रूप कितना आ जाएगा, 1/12। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्या करना है, इसका सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपका क्या है, 20 आपका सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, 20 जब आपका सेम रहता है, यानी कि इस तरीके से रहा कि ए पर पावर n इंटू ए पर पावर क्या रहे, यम रहे, तो पावर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर जुड़ जाते हैं, यानी कि n + यम हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, पावर जुट जाएंगे, यानी कि आपके कितने हो जाएंगे, 225 पे पावर 0.2 0.3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 बटा नीचे आपका कितना हो जाएगा, 225 नीचे भी है, पावर जुट जाएंगे, 0.6 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि इसे जो है नीचे भेजेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, नीचे भेजने पर यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, यानी कि 225 पर पावर आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5, यानी कि 0.5 कितना हो जाता है, पावर 1/2, यानी कि पावर 1/2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यानी कि हमें वैल्यू किसका चाहिए, √1/√225 225 का वैल्यू चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 1/15, यानी कि 1/15 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनमें से छोटी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है।
तो यहाँ पर एक संख्या को मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, क्या क्या कन्फ्यूजन ना हो, इसे 6x और इसे 8x मान लेते हैं। दोनों का गुणज कितना हो जाएगा, 8 छक 48 x स्क्वायर हो जाएंगे। दोनों का गुणनफल असली अंक में कितना दिया गया, 768। हल करेंगे कितना आ जाएगा, 8 से काटेंगे तो 6 बार में, ये आपका 8 नंबर 72, 8 छक 48। 6 से काटेंगे तो 16 छक 96। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 16, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 4। तो हमें छोटी संख्या चाहिए, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसका अनुपात में वैल्यू कम था। तो कितना था, 6x, यानी कि x का वैल्यू अगर 4 है तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, हल करने पर x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे, 121 है बटा नीचे कितना है, 121 है, पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, वहाँ पर ऊपर में आपके कितने आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे, बराबर आपके कितने, 121 बटा नीचे कितने आ जाएंगे, 10x। हल करेंगे, 121 से 121 आपका चला गया, x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 121 बटा नीचे कितने आ जाएंगे, 10,000, यानी कि 10,000। हल करेंगे, डेसिमल में आपका कितना आ जाएगा, 0.0121, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वरुण और अनिल की आय का अनुपात यानी कि इनकम का रेशियो 12:13 है और व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात 10:13 है। यदि वरुण और अनिल क्रमशः जो है 2100 रुपया और 1300 रुपया बचत करते हैं तो उनके आय यानी कि इनकम कितना होगा रुपये में, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये आपका क्या है, वरुण है, ये आपका क्या है, अनिल है। इधर से आपके इनकम यानी कि आपके आय का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है, 12:13। फिर आपका क्या दिया गया, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का अनुपात कितना दिया गया, 10:13। फिर आपका सेविंग यानी कि बचत कितना दिया गया है, वरुण का आपका 2100 रुपया दिया गया है और आपका यहाँ पर अनिल का कितना दिया गया, 1300 रुपया दिया गया। तो क्या करेंगे, पहले क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 13 × 12 करेंगे तो कितना हो जाता है, 156 माइनस 130 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 26, यानी कि 26 यूनिट बराबर आपके कितने आ जाएंगे, यहाँ पर से भी क्रॉस डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 1300, तो अंतर आपका आ जाएगा 1300। फिर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 21 माइनस 10 करेंगे, यानी कि 1300 × 21 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा, 11। हल करेंगे, यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो हल करेंगे, 26 बचे 130 यानी कि 50, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 550 रुपये, कितने हो जाएंगे, 550 रुपीज़। हमें से क्या पूछा जा रहा है, दोनों का इनकम पूछा जा रहा है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 550 है तो ये 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि वरुण का आय कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, 12×5 = 60, यानी कि कितना हो जाएगा, 6600 रुपये वरुण की आय हो गई। फिर हमें क्या पूछा जा रहा है, अनिल का भी आय। तो अनिल का कितना है, 13 यूनिट। यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 550, तो कितना हो जाएगा, 0, 13×5 = 65, 6 13×5 = 65, 6 कितना हो जाएगा, 71, यानी कि ये आपकी क्या आ गए, अनिल की आ गए, आय आ गए। तो दोनों का आय कितना हो गया, 6600, इसका 7150, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम की आसन्न भुजाओं का माप कितना है, 4a और 3a। यदि उनके बीच का कोण 60 डिग्री है तो समानांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण का मान इनमें से किसके बराबर होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, आपका दोनों के आसन्न भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, ये आपका 4a, ये आपका 3a दिया गया। दोनों का बीच का कोण कितना दिया गया है, यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया और आपसे क्या पूछा जा रहा है, विकर्ण का माप पूछा जा रहा है। तो एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। फार्मूला आपका क्या हो जाता है, कॉस थीटा बराबर, इसे क्या मान लेते हैं, यक्स, इसे y और विकर्ण को z मान लेते। तो आपका क्या हो जाता है, x² + y² माइनस z², बाई आपका क्या हो जाएगा, 2xy होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो थीटा का आपका वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, यानी कि cos 60 का मान कितना हो जाएगा आपका, तो cos 60 का मान आपका हो जाएगा यहाँ पर से हाफ, यानी कि 1/2 होगा, बराबर x²। x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 4a, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 16a²। y का वैल्यू कितना है, 3a, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, यानी कि 3×3 = 9a² हो जाएगा, माइनस आपका z²। y आपका क्या आ जाइए, 2 × x आपका कितना है, 4a, y आपका कितना है, 3a। हल करेंगे, 2 से 2 आपका यहाँ पर चला गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर से, 4×3 = 12a²,
12 ई स्क्वायर माइनस करेंगे 16 9 कितना हो जाता 25 ई स्क्वायर बराबर आपका कितना है जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 13 ई स्क्वायर आएगा। जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर स्क्वायर है उधर भेजेंगे अंडर रूट, यानी कि क्या आ जाएगा आपका रूट 13 ये आपका क्या आएगा जेड का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो है प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक कार को 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है उसी काम को 6 घंटे कार्य करके 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं तो उसी कार को कितने समय में पूरा कर लेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, टोटल जो है कितने समय ए और बी काम करते हैं। तो ए जो है प्रतिदिन जो है 5 घंटे काम करता है, टोटल 8 दिनों तक काम करते हैं, यानी कि टोटल कितने घंटे काम करेंगे तो 8 × 5 = 40 घंटे। ये आपका यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं टाइम का अनुपात। फिर यहाँ पर बी जो है प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, टोटल 10 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम कर लेंगे 10 × 6 = 60 काम कर लेंगे। यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं अनुपात निकाल लेते हैं, 20 से काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा। टाइम का उल्टा आपका क्या हो जाता है एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। अगर समय का अनुपात 2:3 है तो कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 होगा। अब हमें क्या चाहिए कि टोटल वर्क जो है कितना यहाँ पर किया जा रहा है। तो टोटल जो है एक ही कार्य क्षमता 3 है, कितने घंटों तक काम करता है तो 40 घंटों तक काम करता है। तो कितना हो जाएगा 40 × 3 = 120, या फिर चाहे तो इससे भी आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं, 60 × 2 करेंगे तो भी आपका 120 ही टोटल वर्क आएगा। और इस टोटल वर्क को आप करेगा कौन, ए और बी मिलकर दोनों करेंगे, यानी कि दोनों जो है कितने की कार्य क्षमता से काम करते हैं, क्योंकि अगर आपको समय चाहिए तो टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। तो टोटल वर्क 120 है और दोनों मिलकर जो है कितने की कार्य क्षमता से काम करते हैं 3 और 2 5, और प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे। तो कितना हो जाएगा पूरा कार्य यहाँ पर कार्य, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, तो 40 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 40 × 3 = 120, यानी कि 3 दिन में उस काम को अगर दोनों मिलकर करते हैं तो पूरा कर लिया जाएगा 3 दिनों में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है बी के मुकाबले 40% कुशल यानी कि इफिशियंसी है। फिर बोला गया कि सी की कुशलता जो है ए और बी की कुल कुशलता का 50% है। यदि सी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है तो ए बी और सी जो है साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे ए और बी का अनुपात निकाल लेते। तो ए क्या बोला गया कि ए जो है बी के मुकाबले 40% कुशल है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5 बी के मुकाबले, यानी कि बी जो है कितना यूनिट कुशल है 5 यूनिट, तो ए कितना है 2 यूनिट कुशल है। फिर यहाँ पर क्या बोला कि सी जो है ए और बी के कुल कुशल का 50% है, यानी कि ए और बी कितना कुशल है 5 2 7, 7 का 50% यानी कि आधा, तो 7 का आधा कितना हो जाता है 3.5। ये आपका क्या गया एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात आ गया तीनों का। तो यहाँ पर फिर बोला गया कि सी अकेले जो है इस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर समय दिया गया है और कार्य क्षमता दी गई है। टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता कितना है 3.5, समय कितना लेता है 30 दिन। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर से 0 चला जाएगा। तो टोटल वर्क हमें अब क्या चाहिए समय चाहिए, तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो समय बराबर आपका क्या हो जाता है टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। तो ये दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो टोटल वर्क बाई इफिशियंसी यानी कि तीनों की कार्य क्षमता मिलाकर कितनी है तो 5 2 7 3 10, यानी कि 10 दशमलव कितना है 5 है। यहाँ पर से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 35 × 105, यानी कि 0.3। आप यहाँ पर काटेंगे पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 चला जाएगा, 3 से 3 चला गया, यानी कि कितना आ जाएगा 10 दिन, यानी कि 10 दिन में उस काम को पूरा कर लिया जाएगा तीनों अगर मिलके काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी कि सम क्या होगा। तो ये कुछ नहीं होता, ये फार्मूला होता है। अगर प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो फार्मूला क्या हो जाता है आपका n × n + 1/2 होता है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। तो ये फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। कभी कभार आपके 1 से लेकर 100 तक का योग पूछ लिया जाता है तो करना कुछ नहीं होता, यही फार्मूला पर आपको वैल्यू पुट करेंगे। आपका n वैल्यू क्या हो जाता है नंबर ऑफ टर्म यानी कि टोटल संख्याएं कितनी है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्या करना हल करना, ऊपर आपका क्या है इसे कुछ समय के लिए ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। तो ऊपर आपका क्या है
ए पर पावर 4 माइनस बी पर पावर 4। मैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ इस तरीके से। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या, इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। नीचे आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपका क्या बच गया यहाँ पर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ए आपका यहाँ पर कितना है, 3.1/4, यानी कि फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 1 13/4। यहाँ पर से फिर इसके फ्रैक्शन का जो है वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 1 13/3। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपके कितने आ जाएंगे यहाँ पर से। और इसका क्या पूछा जा रहा है, वर्गमूल पूछा जा रहा है, यानी कि इसका ये अंडर रूट पूछा जा रहा है। हल करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 13 13 169 बटा नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर से, 4 चक 16 प्लस 13 13 169 बटा नीचे कितना आ जाएगा, 3 3 9 169 आपके क्या आ जाएंगे यहाँ पर से, कॉमन आ जाएंगे। फिर कितना हो जाएगा, 16 9 आपका कितना आ जाता है 25, और 16 9 आपका कितना हो जाता है 144। हल करेंगे अंडर रूट के 169, 13 बाहर आएगा, 25 5 बाहर आएगा, 144 12 बाहर आएगा। यहाँ पर आपके कितना हो जाएंगे, 13 25 65 बटा 12, 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर से, 5.5/12। ये आपका क्या आ गया, पूर्णांक में आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी जो है 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। वह तुरंत जो है 2,000 का भुगतान करता है और शेष राशि का भुगतान जो है 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर उसे जो है 10% का वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या किया गया, 12,000 में से 2,000 का क्या कर लिया गया, यहाँ पर भुगतान कर लिया गया। तो 12,000 में से अगर 2,000 का भुगतान कर लिया तो ये 2,000 पर तो अब ब्याज नहीं लगेगा। अब किस पर ब्याज लगेगा, 12,000 माइनस 2,000, यानी कि 10,000 पर क्या लगेंगे, ब्याज लगेंगे। 10,000 पर किस दर से ब्याज लगेगा, 10% की दर से। कितने वर्षों तक, तो 1 वर्षों तक, यानी कि 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, तो 10,000 का 10% जो आपका कितना हो जाएगा, 1,000 होगा, यानी कि 1000। 1,000 का क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पर टोटल उसने कितने रुपये जमा किए, यहाँ पर तो 12,000 तो उसने जमा ही किया, और उस पर क्या किए, 1,000 सूद भी जमा किया, यानी कि टोटल कितना जमा किया, 12,000 प्लस 1,000, यानी कि 13,000 रुपये उसने क्या किया, राशि का भुगतान किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनका क्षेत्रफल जो है कितना, 16 मीटर स्क्वायर है, 36 मीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी संगत भुजा यानी क्या, जो संगत भुजा यानी कि आसन्न कोण है, उनका अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं, अगर क्षेत्रफल दिया गया है और साइड का अनुपात पूछा जाए तो करेंगे कुछ नहीं, अंडर रूट का अनुपात निकाल लेंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 16 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4, 36 का कितना हो जाएगा, 6, तो कितना हो जाएगा आपका वैल्यू 4:6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए जो है उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। यदि दोनों को मिलकर कार्य करने में 12 दिन लगते हैं तो बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया गया है, बी इधर ए, यहाँ पर बोला गया कि बी जो है 3/4 भाग जो है और ए जो है 1/2 भाग जो है कितने समय में, यानी कि दोनों बराबर समय में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर से हमें क्या निकल जाएगा, यहाँ पर से हमें कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी का अनुपात पता चल जाएगा। तो हल करेंगे, यहाँ पर से ये चला गया आपका, तो कितना आ जाएगा 3:2, यानी कि बी और ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3:2 आ गई। तो यहाँ पर बोला गया है कि दोनों मिलकर कितना दिनों में काम करते हैं, तो 12 दिनों तक काम करते हैं। तो टोटल वर्क बराबर आपका क्या हो जाता है, मैंने अभी बताया इसी वीडियो में काफ़ी बार कि टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। तो टोटल दोनों मिलकर टाइम कितना लगाते हैं, 12 दिन, और टोटल इफिशियंसी कितना है, 3:2 5, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया। इस टोटल वर्क को करेगा कौन, बी करेगा, यानी कि अगर समय निकालना है तो टोटल वर्क बटा कार्य क्षमता। तो बी की कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे किससे, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 और 5 चौक यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 20, यानी कि 20 दिन में उस काम को बी के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक छात्र जो है अपने गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को एक पाई चार्ट में निरूपित करता है। गणित के प्राप्त अंकों के लिए केंद्रीय कोण 180 डिग्री है और उसके जो है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स में जो है 80 और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में 70 अंक प्राप्त होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गणित विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर कोई भी जो है अगर एक पाई चार्ट है, एक जो है पाई चार्ट यानी कि सर्कल में इस तरीके से पाई चार्ट है, उसमें से बोल दिया गया कि 180 डिग्री जो है यानी कि ये जो क्या हो जाता है हाफ सर्कल आपका क्या हो जाता है 180 डिग्री, यानी कि ये जो 180 डिग्री हो किसका असल में मैथ यानी कि गणित का, और ये जो आधा बच गया वो किसका सांख्यिकी और अर्थशास्त्र यानी कि स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स का मिलाकर है। ये नीचे वाला क्या है स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स का मिलाकर है। तो आधा क्या है, आधा ये जो है टोटल स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स और आधा क्या है मैथ है, यानी कि इन दोनों का योग किसके बराबर होगा मैथ के नंबर के योग के बराबर होगा। यानी कि इन दोनों का नंबर का योग कितना है 80 और 70 यानी कि 150। तो मैथ में उसने कितने अंक प्राप्त किए तो 150 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक भिन्न के अंश में यानी कि न्यूमरेटर में तो 20% की वृद्धि की जाती है और हर में 50% की कमी की जाती है। यदि परिणाम स्वरूप जो है भिन्न 5/6 के बराबर है तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूल भिन्न कितना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अंश जो है क्या था x था और हर क्या था y था। इसमें क्या हो गया 20% की वृद्धि हो गई यानी कि कितना हो गया 120% हो गया, और हर में जो है 50% की कमी की गई यानी कि हर जो है 100% से कितना हो गया 50% हो गया, और भिन्न जो है कितना हो गया अब बदल कर 5/6 हो गया। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट चला गया, 0 से 0 चला गया, x बाई वाई आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 5/25 यानी कि 25/72 आपके क्या आ जाएगी मूल्य भिन्न का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया ये आपका समीकरण है कि एक के मूल्य जो एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए का मान कितना होगा, यानी कि दो मूल है तो मूल्य क्या होंगे एक अल्फा होंगे दूसरा बीटा होंगे, और बोला जा रहा है कि जो आपका मूल है एक दूसरे के व्युत्क्रम में यानी कि असल में बीटा जो है किसके बराबर है 1/अल्फा के बराबर है, यानी कि ये आपस में रेसिप्रोकल के बराबर है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर क्या है 1/बीटा है, यानी कि ये दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट होते हैं, ये यहाँ पर आपका क्या हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि आपके क्या हो जाते हैं अल्फा इंटू बीटा होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए अल्फा इंटू बीटा बराबर आपके क्या हो जाते हैं c/a। तो अल्फा और बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बीटा बराबर 1/अल्फा यहाँ पर लिखा जा सकता है 1/अल्फा c/a। तो c यहाँ पर क्या है -a है और a यहाँ पर कितना ये आपका a है, a यानी कि आपका यहाँ पर कितना है 3 है। हल करेंगे अल्फा से अल्फा चला गया -a बराबर कितना आ जाएगा 3 यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा आपका वैल्यू -3 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्या करना है इसका हल करना है यानी कि इसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे हल करेंगे इसका जो अंडर रूट में वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर से 3/, यहाँ पर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो पॉइंट के बाद आपके 4 अंक है तो 2 अंक बाहर आएंगे यानी कि 0.03 प्लस 4/0.0016 को जो 16 को जो है कितना आ जाएगा यहाँ पर से 0.04 आएंगे। हल करेंगे यहाँ पर से 2 शून्य यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे 2 शून्य 4 से काटेंगे 100 बार में, ये 3 से काटेंगे 100 बार में, 100 प्लस 100 आपका कितना हो जाएगा 200 यानी कि 200 आपका क्या आ गया आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। करना क्या है करना कुछ नहीं है थीटा यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू साइन 30 का मान कितना हो जाता है हाफ, तो यहाँ पर हाफ करेंगे प्लस 5 इंटू कॉस 60 का मान कितना हो जाता है हाफ, तो हाफ रखेंगे प्लस 3 इंटू साइन 180 डिग्री का मान कितना आता है 0, तो 0 पुट करेंगे। हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 2 से 2 चला गया यानी कि 1 प्लस आपका कितना है 5/2, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 7/2 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ये आपका क्या है सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे 14 को 7 से भाग करेंगे 2 आएगा इंटू यहाँ पर हल करेंगे तो 8 3 11, 11 में से 2 गया तो कितना बच गया यहाँ पर 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 यानी कि 17
माइनस यहाँ पर 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, हल करेंगे। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 17 दूनी 34 माइनस 3, तो 34 में से 3 गया तो आपका कितना आंसर आ गया 31, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चोर जो है 3 PM पर एक कार से एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाते हुए भगाता है। यदि 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चल जाता है और उसके मालिक जो है अपनी कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, तो चोर को कब पकड़ लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है चोर कितने बजे कार लेकर चुरा के भागा था, 3 बजे, और उसके पीछे जो है कितने बजे उसका पीछा करना शुरू किया गया था, तो 4 बजे, यानी कि 1 घंटा उसने जो है क्या किया, 1 घंटा उसने कुछ दूरी तय किया होगा चोर। तो 1 घंटा उसका चाल क्या है प्रति किलोमीटर, यानी कि कितना चाल है प्रति घंटा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, यानी कि उस 1 घंटे में चोर द्वारा जो है 50 किलोमीटर दूरी तय कर लिया गया होगा। तो अगर चोर को पकड़ना है तो इसी 50 किलोमीटर की जो एक दूसरे के बीच में जो 50 किलोमीटर की दूरी हो गई, तो इसी दूरी को क्या करना होगा, तय करना होगा, किसके द्वारा, जो उसका पीछा कर रहा है चोर का। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। टाइम बराबर आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो स्पीड एक ही दिशा में चाल जा रही है तो चाल घटेगा, तो 70 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 70 माइनस 50 तो कितना हो जाएगा 20, सुना सुना चला गया, 5/2 कितना हो जाएगा आपका 2.5 घंटा, यानी कि 4 बजे के बाद से कितना और समय लगेगा, तो 2.5 घंटा, यानी कि कितना हो जाएगा 6:30 PM आपका क्या हो जाएगा समय, ये आपका होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, 11 वर्ष बाद 10:11 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु कितना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर रेशियो के यानी कि अनुपात में यूनिट में अंतर कितना है, तो यूनिट में 9 में से 10, यानी कि डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, यानी कि 1 यूनिट बराबर असल में कितना, ये जो 11 साल बढ़ाया गया है वही 11 साल के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 11 साल। पूछा क्या जा रहा है, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 11 है तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 99, और 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 110, यानी कि दोनों का आयु कितना आ गया 99 और 110, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें 15 घटा दिया। प्रतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया, फिर उसका अंतर को जो है वर्ग किया। यदि दोनों का समान उत्तर प्राप्त हुआ तो प्रारंभिक संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रारंभिक संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, कुछ समय के लिए x मान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसने अतुल ने क्या किया, प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया, उसमें से क्या किया 15 घटा दिया। लेकिन प्रतुल ने क्या किया, पहले 15 घटा दिया प्रारंभिक संख्या से, फिर क्या किया वर्ग किया। लेकिन दोनों स्थितियों में क्या आ रहा है, दोनों स्थितियों का उत्तर बराबर है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है x² माइनस 15 बराबर होल स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो x² प्लस आपका कितना हो जाएगा 225 माइनस 15 दूना कितना हो जाएगा 30x, x² कट चला गया आपका। 30x बराबर आपका कितने हो जाएंगे 240, काटेंगे तो 8 बार में चला जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 8। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो 1014 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाता है, तो फार्मूला आपका हो जाता है 6 × साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो टोटल एरिया कितना दिया गया 1014 दिया गया। हल करेंगे कितने बार में चला जाएगा 6 आपका एक बार में, 4 तो 6 × 36 6 × 9 = 54, साइड स्क्वायर बराबर 169 है। तो साइड का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 13। आयतन चाहिए तो आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है साइड का क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब होता है। तो 13 का क्यूब आपका कितना हो जाता है 2197, कितना होता है 13 का क्यूब 2197, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ये आपका क्या है ग्राफ के यहाँ पर क्वेश्चन है। ग्राफ में क्या दिया गया, कोल प्रोडक्शन दिया गया है सभी स्टेटों में, और यहाँ पर वर्ष के हिसाब से क्या दिया गया कोल प्रोडक्शन दिया गया है। जैसे कि स्टेट ए में 2014 में 84,000 जो है
आपके यहाँ पर क्या दिया गया 84,000 जो भी आपका यहाँ पर क्या दिया गया संख्या दी गई है सभी स्टेटों का ये वर्षों के आधार पर। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने वर्षों में कोयले के कुल उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी का योग निकालते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो है 2014 में टोटल कितना कुल उत्पादन हुआ है, तो 8 8 16 4 20 अच्छी 26 7 में 2 16 8 24 24 और 7 आपका कितना हो जाएगा 31 और 10 41 8 49 49 और 2 आपका कितना हो जाएगा 51, यानी कि 516,000 इतना जो है क्या किया गया कोल का उत्पादन 2014 में किया गया। 2015 में जोड़ेंगे सभी का तो कितना हो जाएगा 6 4 10 9 19, फिर आपका 16 8 24 24 8 8 32 और 10 42 और 7 आपका कितना हो जाएगा 42 और 7 49 है, कितना हो जाएगा 50, यानी कि 509। यहाँ पर फिर जोड़ेंगे तो 5 2 7 है 1 8 4 12 हाथ में 1 16 8 24 24 और 8 32 और 10 42 और 8 50 है 1 आपका कितना हो गया 51, यानी कि 512। 2017 में आपका कितना हो गया 3 2 5 3 2 5 2 7 6 13 हाथ में 1 16 8 24 और 8 32 और 10 42 और 7 49 है 1 50। फिर 2018 में जोड़ेंगे तो 5 3 15 4 19 हाथ में 1 14 और 8 22 22 और 8 14 और 8 आपका कितना हो जाएगा 22 22 और 8 आपका कितना हो जाएगा 22 और 18 40 और 7 47 है 1 आपका कितना हो जाएगा 48। यहाँ पर कितने बार यहाँ पर हमें कमी देखने को मिल रही है, फिर यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। तो कुल कितने बार कमी हुई है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि टोटल 5 वर्षों में 3 बार क्या हुई है गिरावट दर्ज की गई। तो 5 वर्षों में 3 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, ये आपका क्या है फिर से आपका सेम ग्राफ है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन के आंकड़ों में किस राज्य का परास यानी कि रेंज न्यूनतम रहा है। तो परास यानी कि रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी आपका स्टेट है उनमें से जो अधिकतम उत्पादन है जो सबसे कम न्यूनतम उत्पादन है उनका डिफरेंस ही क्या होता है परास यानी कि रेंज होता है। तो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया गया, यहाँ पर 86 और सबसे कम उत्पादन यहाँ पर कितना है 82, दोनों का अंतर कितना है 4 का। फिर यहाँ पर परास निकालेंगे तो दो सबसे अधिक कितना है 168, सबसे कम कितना 145, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा अंतर आपका 50, तो 18 5 कितना हो जाएगा 23। फिर आपका यहाँ पर कितना है सबसे अधिक सबसे कम आपके 178 है, सबसे अधिक 185 है, कितना हो जाएगा 7। फिर यहाँ पर सबसे अधिक आपके 86 है, सबसे कम आपके 74 है, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6 6 12। तो सबसे कम जो है परास किसका आया है यहाँ पर ये 4 आया, जो कि किसका है राज्य ए का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, ये आपका क्या है ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वर्ष कोयले के कुल उत्पादन में राज्य सी के उत्पादन की हिस्सेदारी की आंकड़ों का प्रतिशत जो है सर्वाधिक रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राज्य सी में हमें चेक करना है, तो प्रतिशत हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है, जिसका सबसे अधिक उत्पादन हुआ होगा उसी का जो है सबसे अधिक प्रतिशत उत्पादन आएगा। तो सबसे अधिक उत्पादन सी में किसका हुआ, ये 2018 साल में हुआ, यानी कि इसी का उत्पादन प्रतिशत भी सबसे अधिक ही आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2018, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, अगर आप सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दी गई 5 वर्षों की अवधि के दौरान संपूर्ण कोयले के उत्पादन में किस राज्य में योगदान में एक बार भी गिरावट दर्ज नहीं की गई है, यानी कि किस वर्ष में जो है गिरावट दर्ज ही नहीं की गई है, ये हमें देखना। तो स्टेट ए में देखेंगे तो पहले 84 था, 86 हो गया, वृद्धि हो गया, लेकिन 86 से 85 हो गया, यानी कि गिरावट आ गई। तो राज्य ए तो नहीं होगा। राज्य बी देखेंगे तो 168 है, 164 हो गया, यानी कि यहाँ तो पहले ही कमी हो गई, यानी कि ये नहीं होगा। सी में 178 था, 80 हो गया, फिर 81 82 85 हो गया। ये हमें स्टेट सी में क्या दिख रही है निरंतर वृद्धि दिख रही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, ये आपका क्या है सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल करेंगे। ये आपका 2 शून्य चला गया, 8000 आप 20 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8020 माइनस 150 इंटू 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9000 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा माइनस 980, आपका क्या आएगा आंसर आएगा इतना। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।